Good afternoon to you all. कैसी रही दिवाली? बढ़िया। हाँ, मेरा तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पैसा जीतने की बात कर रहे हो क्या? हाँ, ठीक ही ठाक जीते वैसे। कहाँ थे हम लोग? आर्द्रता आर्द्रता और वर्षण शुरू करने वाले थे। ठीक है। आर्द्रता किसको बोलते हैं? क्षमता को तो कुछ और बोलेंगे। आर्द्रता मतलब नमी होती है। सिंपली वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को इनफैक्ट नमी को केवल आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। प्रोसेस क्या होगा? इसकी उपस्थिति वाष्पीकरण द्वारा होगी। वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ? जल की बूंद का गैस में परिवर्तन। इसके लिए क्या होगा? ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होगा, जिसको हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिसको हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, और उसमें गुप्त ऊष्मा निहित रहेगी। इसी का उल्टा होता है संघनन। गैस का, जलवाष्प का फिर से बूंद में परिवर्तन। इसमें ऊष्मा का निष्कासन होगा। निष्कासन तालब शो होगा क्या? निष्कासन में सही है, तो निष्कासन होगा। ऊष्मा का निष्कासन होता है। इसको हम संघनन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ये इसका प्रभाव क्या होगा उस क्षेत्र में? शीतलन और इसका ऊष्मन। यानी कि जहां पे संघनन की गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होगा वहां पे तापमान में वृद्धि होगी, और जहां पे ऊष्मा का अवशोषण होगा वहां पे तापमान में गिरावट आएगी। वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा और नमी की जो आर्द्रता है, इसको तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और ये इसीलिए आर्द्रता को हम तीन प्रकार से देखते हैं। पहला है विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बेसिकली ये तीन व्यक्त करने के तरीके। एक है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और तीसरी है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि किसी भी स्थान पे नमी की मात्रा को हम तीन तरह से व्यक्त करते हैं। किताबों में पढ़ेंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह भी हम अभी बताएंगे, बात करेंगे, और उसी को अनुपात बताया जाता है। लेकिन एक्चुअली में देखें तो तीनों अनुपात है। जब हम नमी की मात्रा को वायु के भार से तुलना करते हैं
तो उसको हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। जबकि हम नमी की मात्रा को वायु की आयतन से करते हैं तुलना, तो उसको हम निरपेक्ष बोलते हैं। और उसी तरह से नमी की मात्रा को जब हम वायु की नमी ग्रहण करने की शक्ति से तुलना करते हैं, तो इसको हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। जैसे अगर हम इसी क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लें, तो हम इसमें उपस्थित नमी की मात्रा को तीनों प्रकार से व्यक्त करके इसको समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि इस पूरे क्लासरूम में ऑब्वियसली एयर है और इसमें नमी भी होगी, डेफिनेटली अभी भी नमी होगी। अब इसको हम तीन तरह से कैसे, सपोज कीजिए कि हम पूरे एयर का वेट नाप लें। मान लीजिए कि नमी की मात्रा 100 ग्राम है इसमें, राइट। अगर पूरे एयर का वेट 10 केजी निकलता है, इस पूरे क्लासरूम का एयर का वेट 10 केजी है, तो जब हम उसको व्यक्त करते हैं नमी की मात्रा प्लस एयर वेट को, वो उसको हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम कितने केजी में है? 10 केजी में है, तो हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम प्रति केजी। तो ये जो व्यक्त कर रहे हैं हम, ये विशिष्ट आर्द्रता को दर्शा रहे हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए कि पूरे इस क्लासरूम का हम आयतन निकाल लें, तो आयतन लेट से सपोज के 100 क्यूबिक मीटर्स हुआ, 100 क्यूबिक मीटर हुआ इसका आयतन। मात्रा कितनी है नमी की? 100 ही ग्राम है, तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। इसको हम बोलेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। अब अभी के स्थिति में यदि इस वायु की अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता मान लीजिए कि 200 ग्राम है, कि इस स्थिति में वायु 200 ग्राम अधिकतम होल्ड कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। तो जब हम वायु की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है, और कितना होल्ड कर सकता है? 200 ग्राम। तो जब हम उसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, क्या हुआ? 50%। तो 50% जो हो गई वो सापेक्षिक आर्द्रता हो गई। यही कारण है कि सापेक्षिक आर्द्रता को एक फॉर्मूला से उसका निर्धारण किया जाता है कि सापेक्षिक आर्द्रता बराबर है वायु में नमी की मात्रा उसकी अधिकतम ग्रहण शक्ति, उसी वायु की अधिकतम ग्रहण शक्ति इनटू 100 प्रतिशत में हम व्यक्त करते हैं। इसको हम सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। हाँ, तो प्रति 1 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तीनों स्थिति में नमी की मात्रा जो लेंगे हम, तो नमी का भार ही ले रहे हैं। 100 ग्राम तीनों स्थिति में, 100 ग्राम 100 ग्राम। इसमें वायु की विशेषता में तब्दीली आती है, विशेषता में, और उसके तीनों अलग अलग पहलू पे हम देख करके 3 प्रकार की आर्द्रता को देखते हैं। क्लियर है हम लोग? अब अगर बात करें हम कि ये सापेक्षिक आर्द्रता को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और चूंकि इसकी जलवायविक भूमिका बहुत ज्यादा है। वायुमंडल में या किसी भी वायु स्तंभ में अधिकतम आयतन के अनुसार जो है सबसे जो चेंजेबल गैस जिसको बोलते हैं, वेरिएबल गैस, वो जलवाष्प है। वायुमंडल में अधिकतम चेंज होने वाली जो गैस है वो जलवाष्प है, जो 0 से 4% तक आती है। वायु स्तंभ के आयतन के हिसाब से ये 0 से, बहुत शुष्क वायु होगी तो उसमें 0% हो सकता है, और अधिकतम होगी तो वो 4% होगा। वायु के आयतन के संदर्भ में हम ले रहे हैं। 4% से अधिक नहीं होगा। ये मोस्ट वेरिएबल गैस है, सबसे ज्यादा बदलने वाली गैस है, जो सुबह से शाम दोपहर के अंदर भी बदल सकती है। या नमी की मात्रा का एडिशन हुआ तो नमी की मात्रा बढ़ गई,
सब्ट्रैक्शन हुआ, वर्षन हो गया, तो नमी की मात्रा वायुमंडल में घट गई। इस तरह से बदलता रहता है। एक ड्राई एयर जो है वो 0% भी हो सकता है कि कुछ भी ना नमी हो उसमें, और एक बहुत वेट एयर आर्द्र वायु होगी तो उसमें अधिकतम जो हो सकता है उसका 4% हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, सापेक्षिकता का जलवायविक महत्व क्या है। सबसे पहले आर्द्रता का जलवायविक महत्व क्या है। तो आर्द्रता जितनी भी प्रकार की, अगर हम वायुमंडलीय विक्षोभ की बात करें, उसमें आर्द्रता की बहुत बड़ी भूमिका है। चूंकि जब भी संघनन की गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होता है तो वायु को एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वायु गर्म होती है और गर्म होने के बाद हल्की होती है और फिर हल्की होने के बाद ऊपर उठती है या तीव्र गति से चलना शुरू करती है। तो जितने भी वायुमंडलीय विक्षोभ हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका, चाहे वो चक्रवात ले लीजिए या तड़ित झंझा ले लीजिए, थंडरस्टॉर्म्स ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए आप, उसमें वायु का जब भी हवा मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होते हैं उसमें जलवाष्प की सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि ये कई प्रकार से परिवर्तित हो सकता है या ऊर्जा का निष्कासन कर सकता है, उसको ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, दूसरी भूमिका है इसकी वायु दाब में। वायु दाब में परिवर्तन कई बार हो सकता है कि स्थानिक परिवर्तन जलवाष्प के कारण भी हो सकता है। यदि वायु में नमी की मात्रा अधिक है या जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वायु का भार अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा। हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, कम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि दो कॉलम को हम ले रहे हैं, एक में मात्रा अधिक है, एक में मात्रा कम है। इसमें जलवाष्प की मात्रा कम है, इसमें अधिक है। भार किसका ज्यादा होगा? भार, चलिए कारण बताइए दोनों आदमी। तो जलवाष्प ज्यादा हो तो भारी ज्यादा हुई ना। हाँ, हल्का होता है सभी गैसों में। जो अगर वायु की बात करें तो वायु के गैसों की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस कौन है? दो ही गैस डिटरमाइन करती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जलवाष्प से बहुत भारी होता है, जलवाष्प बहुत हल्का होता है। ये भी तो बर्तन से निकलते ही वो हवा में उड़ जाता है, और भारी होता तो वो हिल भी नहीं पाता। तो चूंकि जलवाष्प बहुत हल्का होता है तो जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वायु भार ज्यादा होगा। इसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प का दबाव। और जब ज्यादा होगी तो वायु का भार कम होगा। तो इस तरह से ये दाब को भी प्रभावित करता है। चूंकि वायु के कण जलवाष्प से ज्यादा भारी होते हैं, अर्थात किसी दिए गए आयतन में यदि जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वायु के कण कम है, और यदि जलवाष्प की मात्रा कम है तो वायु के कण ज्यादा हैं। तो इसी आधार पर किसी वायु स्तंभ द्वारा दाब का निर्धारण होता है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बात करेंगे हम। फिर से बात करूं, सिंपल सी चीज है। मान लो कि हम एक प्याला ले लेते हैं, एक कप ले लेते हैं। इस गिलास को हम मान लेते हैं वायु का स्तंभ। ठीक है, अब इस गिलास में सपोज कीजिए कि 1000 पार्टिकल्स रह सकता है। अब इसमें 900 वायु के पार्टिकल्स हैं, 100 जलवाष्प के हैं। एक स्थिति ये हुई। दूसरे में 950 वायु के हैं, 50 जलवाष्प के हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा जब भी आयतन की हम बात करेंगे। तो अब इसमें यदि हम देखें कि जिसमें 100 जलवाष्प के हैं तो इसका मतलब 900 वायु के हैं, और वायु का जलवाष्प से भार ज्यादा होता है। ये तो क्लियर है कि नहीं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन जलवाष्प के कणों से ज्यादा भारी होते हैं, राइट। उसका केमिकल में चले जाइए तो फॉर्मूला दिख जाएगा, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन को देखेंगे तो 75% नाइट्रोजन है, 71%।
राइट। तो 71% नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन और भारी है। तो जब हम जलवाष्प की बात करते हैं तो जलवाष्प वायु के कणों से क्या है, हल्का होता है। यानी कि इसमें 100 पार्टिकल हल्के हैं, 900 पार्टिकल भारी हैं। दूसरे केस में 950 पार्टिकल भारी हैं, 50 हल्के हैं। तो भार किसका ज्यादा होगा? वही है, बस प्रिंसिपल वही है। तो जलवाष्प की मात्रा वायु भार को भी, दाब को भी प्रभावित करती है। यानी कि किसी क्षेत्र में यदि आर्द्रता ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा, यानी कि वायु को उठने की उठने की संभावना को क्या करेगी, बढ़ा देगा। क्योंकि हल्की वायु होगी तो वो अपने आसपास के क्षेत्र से अपेक्षाकृत आसानी से उठ जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं फिर से सापेक्षिक आर्द्रता पे। ये क्या है, औसत है, प्रतिशत है, प्रतिशत मात्रा में हम व्यक्त करते हैं। अब वायु के ग्रहण करने की क्षमता, जैसे सुबह सुबह ही ओस की बूंदें क्यों दिखती हैं? ओस की बूंदें जो वायु छोड़ती है वही बूंदें दिखती है हमको। तो वो छोड़ेगी क्यों? यानी कि उसके ग्रहण शक्ति से क्या हुआ, उसका ज्यादा हो गया जल, जबकि जल की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, फिर भी उसमें सुबह में उसकी बूंदें आती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं अपने केस में बताता हूं कि अभी हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी खुद की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होगी एक, कि हम बॉडी हम अपने सर पे अधिकतम भार कितना ले सकते हैं। आराम से ये कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इट इज 75 kg, 75 kg, अंडरस्टिमेट मत करना, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। 75 kg मेरी अधिकतम क्षमता है, या 80 kg ले लेते हैं राउंड फिगर में, ये 70 ले लेते हैं ताकि उसको प्रतिशत करने में 100 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। चैलेंज आ जाए तो 100 क्या 110 में ढोलूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100 kg ले लेते हैं, ठीक है। तो अधिकतम मेरी ढोने की शक्ति, यानी कि अभी खड़े हैं तो ढोने की शक्ति 100 kg। मेरे सर के ऊपर 50 kg वेट है, तो प्रतिशत मात्रा क्या हो गई, 50%। 75 kg है तो 75%, और 100 kg है तो 100%। अब 100% है, मान ले कि मेरे सर पे अधिकतम क्षमता भी मेरी 100 kg की है और मेरे सर के ऊपर भार भी 100 kg है। अब आई एम टोल्ड टू वॉक, कि भाई तुम चलना शुरू करो। 100 kg लेकर के जैसे ही हम चलना शुरू करेंगे, मेरी ढोने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। जबकि भार लिमिट है, भार स्थिर है, जो पड़ गया मेरे सर पे वो 100 kg है। लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करेंगे तो मेरी कुछ ऊर्जा चलने में लग जाएगी। तो वो अधिकतम क्षमता जो थी कब थी, खड़ी स्थिति में, जब मैं खड़ा हूं तो अधिकतम क्षमता 100 kg की थी। लेकिन जैसे ही मैं वॉक करने शुरू किया, मेरी क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। लेट्स से कि हर 5 मीटर पे मेरी 1 kg क्षमता घटती है। तो हम जैसे ही 5 मीटर पे गए, मेरी क्षमता कितनी हो गई, अधिकतम क्षमता 99 है, कितना 100 kg। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 kg छोड़ना पड़ेगा। वायु के इसी छोड़ने की स्थिति को हम संघनन कहते हैं। सपोज कीजिए कि हम 5 स्टेप और गए, वहां पे 1 kg छोड़ा, वह जैसे ही छोड़ा वैसे ही मान लो कि तुम में से कोई आया कि सर एक मिल्क बादाम 1 गिलास, हैव इट। तो हमने 1 गिलास मिल्क बादाम ले लिया, तो मेरी ढोने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। तो मानव के केस में उस क्षमता का या उस ऊर्जा का निर्धारण कई सारी चीजें कर सकती हैं। इंसेंटिव है कि मतलब सामने मंजिल पे कौन है, पीछे बाघ आ गया, पैसा रहेगा तो वो हो जाएगा। तो मानव के केस में ऊर्जा का, सामने लड़की है कि लड़का है, गर्लफ्रेंड है कि कौन है, ये भी डिपेंड करेगा ना। दोस्त ऐसा है जो जिसके लिए सही माने में आप जान दे सकते हैं। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी है जो आपकी क्षमता का निर्धारण करती है। वायु के केस में क्षमता का निर्धारण कौन करता है, तापमान करेगा। कि यदि वायु का तापमान अधिक हो तो उसकी नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। और वायु का तापमान घट गया तो उसकी ग्रहण क्षमता घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि वायु की ग्रहण क्षमता जो है वो तापमान के समानुपाती होता है। वायु की नमी ग्रहण क्षमता जो है वो तापमान के समानुपाती होता है।
और अगर हम नमी की मात्रा को स्थिरांक मान लें कि ये स्थिर है, तो सापेक्षिक आर्द्रता गहन क्षमता की क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। एनी डाउट? और अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता तापमान के भी व्युत्क्रमानुपाती हो गई। किस स्थिति में है? जब हम नमी की मात्रा को स्थिर मान लेते हैं तब। यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता का दो निर्धारक है। क्षमता का निर्धारण कौन कर रहा है? तापमान। और नमी की मात्रा ऑब्वियसली दोनों, नमी की मात्रा भी अगर वायु में अगर मान लें हम, तो दो वेरिएबल्स हैं, नमी की मात्रा, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा तथा तापमान। इन दोनों वेरिएबल से सापेक्षिक आर्द्रता का निर्धारण होगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करें कि कहीं पे तापमान बहुत ज्यादा है तो सापेक्षिक आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, ट्रू और फॉल्स। सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, ट्रू और फॉल्स? नो, नन ऑफ दिस आर ट्रू। नमी की मात्रा भी होगी कि सिर्फ तापमान के मतलब सूचना से आप सापेक्षिक आर्द्रता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्लियर हैं? लेकिन ये अगर ये कहा जाए कि यदि तापमान ज्यादा हो तो विशिष्ट आर्द्रता ज्यादा होगी। जैसे एक गर्म वायु समुद्र पे चल रही है और एक हल्की गर्म वायु, एक ठंडी वायु चल रही है समुद्र के ऊपर, तो दोनों में सापेक्षिक आर्द्रता में, जैसे मान लो कि हम पछुआ पवन और व्यापारिक पवन की बात कर रहे हैं, दोनों का तापमान में अंतर है, राइट? पछुआ पवन अपेक्षाकृत थोड़ी कम तापमान की होगी, उसमें तापमान घटता जाएगा। लेकिन व्यापारिक पवन के तापमान में उतना गिरावट समान रूप से नहीं आएगा, वो गर्म ही रहेगी। तो यदि हम कहें कि व्यापारिक पवन और पछुआ पवन दोनों यदि समुद्र पे चल रही है तो दोनों के मतलब उसमें व्यापारिक पवन में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हमेशा जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, वहां पे नहीं जाना है। तापमान की व्युत्क्रमानुपाती सापेक्षिक आर्द्रता है, लेकिन ये हम धरातल की बात कर रहे हैं। यदि अगर उसमें तापमान ज्यादा है, वायु इसमें वायु की भी बात कर रहे हैं, यदि किसी पवन में तापमान ज्यादा है तो उसमें नमी भी ज्यादा हो सकती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा हो सकती है। किसी पवन का तापमान कम है तो उसमें नमी की मात्रा कम होने पर भी सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा, चूंकि सापेक्षिक रिलेटिव है तो वो दोनों चीज पर डिपेंड करता है। अगर हम बोलें कि किसी जगह पे सापेक्षिक आर्द्रता बहुत है, इसका मतलब है कि वर्षा की मात्रा बहुत होगी। सही और गलत? कोई जरूरी नहीं है। सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि कम नमी की मात्रा में भी वर्षा की मात्रा अधिक होगी जब वायु में नमी की मात्रा अधिक होगी, राइट? वायु में नमी की मात्रा अधिक है तो कोई जरूरी नहीं कि सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी, चूंकि टेम्परेचर हो सकता है ज्यादा हो तो सापेक्षता कम होगी। वायु की मात्रा को कौन दर्शाता, नमी की मात्रा कौन दर्शा रहा है? विशिष्ट आर्द्रता। यानी कि यदि हम कहें कि वायु में विशिष्ट आर्द्रता ज्यादा है, या सपोज कीजिए कि एक प्रश्न बनाएं कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रता के प्रकार जो है वर्षा की मात्रा का निर्धारक है? विशिष्ट आर्द्रता। और कौन सी आर्द्रता वर्षा की संभावना का निर्धारण करता है? सापेक्षिक आर्द्रता। यानी कि 90% है तो इसका मतलब उसको 100% होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सापेक्षिक आर्द्रता का जब भी हम निर्धारण करेंगे तो दोनों वेरिएबल का क्लियर कट जानकारी जरूरी है।
समझ गए? तो जैसे अभी हम लिए ताप इसका व्यापारिक पवन और पछवा पवन, या व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पूर्वा की हम बात करें, तो इन दोनों स्थिति में यदि हम बात करें तो कोई जरूरी नहीं कि व्यापारिक पवन की सापेक्षता कम हो चुके तापमान ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा हो चुके नमी की मात्रा ज्यादा है, नहीं, दोनों स्थिति में हो सकता है। हाँ, दोनों स्थिति में सापेक्षता समान हो सकती है। क्लियर है? नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि महाद्वीपीय क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता महासागरीय क्षेत्र की अपेक्षा गर्मी के दिनों में कम होगी। लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखते जाइए, मजा आएगा। महाद्वीपीय क्षेत्र में कथन है, महाद्वीपीय क्षेत्र में महासागर की अपेक्षा सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, गर्मी में कम होगी। ट्रू या फॉल्स? महाद्वीपीय क्षेत्र में महासागर की अपेक्षा सापेक्षिक आर्द्रता गर्मियों में कम होगी। सही है? क्यों? तो यहां पे तो ना तापमान की बात हो रही है ना इसकी बात हो रही है, कैसे सही, कैसे हम पता लगा रहे हैं कि सही है गलत है? तापमान बता रहे हैं, गर्मी का दिन है तो गुड। तो तापमान का निर्धारण हम कैसे कर रहे हैं? चूंकि गर्मी के दिन की बात कर रहे हैं और हम महाद्वीप और महासागर दोनों की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गर्मी के दिन में महाद्वीपों पे तापमान ज्यादा होगा, महासागर पे कम होगा। और चूंकि हम महासागर और महाद्वीप को कंपेयर कर रहे हैं, तो महासागर और महाद्वीप पे आर्द्रता भी, मतलब ये नमी की मात्रा का भी पता चल रहा है। महासागरीय वायु में नमी की मात्रा अधिकतर ज्यादा होगी, चूंकि वो सोर्स है। महाद्वीपीय क्षेत्र में वायु में नमी की मात्रा कम होगी, तो ऑब्वियसली इसकी सापेक्षिकता, तापमान ज्यादा है नमी कम है, तो सापेक्षिकता यहाँ की वायु का कम होगा, वहां का ज्यादा होगा। समझ रहे हैं हम लोग? अब आते हैं, कोई भी वायु राशि या वायु जो है, अगर सपोज कीजिए कि धरातल पे इतनी दूर से वायु उठ रही है ऊपर, राइट, तो उसमें किस प्रकार के बदलाव आएंगे उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक विशेष वायु स्तंभ को हम को अलग अलग ऊंचाई पर इसको हम स्थिति में बदलाव को, स्थिति में परिवर्तन को हम जांचने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक ही इतनी सी हम वायु अगर धरातल पे लिए, तो ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा, फिर ये ऊपर उठेगी तो क्या होगा, फिर ये ऊपर उठेगी तो किस प्रकार से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आएगा, वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी कि जब वायु ऊपर उठेगी तो तापमान में कमी आएगी, ऑब्वियसली। तापमान में परिवर्तन इसमें क्यों आएगा? आयतन में वृद्धि के कारण। दो चीजें हो रही, देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि स्थिरोष्म परिवर्तन है या रुद्धोष्म परिवर्तन है। दोनों याद होगा हम लोगों को? नहीं याद है। जब वायु क्या या किसी भी स्थिति में तापमान में परिवर्तन ऊर्जा के स्थानांतरण से होता है या ऊर्जा के हस्तांतरण से होता है, तो हम उसको स्थिरोष्म बोलते हैं। और यदि ऊर्जा के स्थानांतरण की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि
आयतन में परिवर्तन होता है तो उसको हम रुद्धोष्म बोलते हैं। सामान्य पतन दर स्थिरोष्म है या रुद्धोष्म है? स्थिरोष्म है। ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल के अन्य परत पे तापमान क्या हो रहा है, घटता जाता है यहां से। अब जब वायु उसमें उठ रही है तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कि सामान्य पतन दर के कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि जब वायु ऊपर उठ रही है तो जब हम बात करते हैं कि उसमें तापमान में गिरावट आ रही है तो उसका कारण यह है कि सामान्य पतन दर होता है। नहीं, सामान्य पतन दर से वायु की तापमान, उठती हुई वायु के तापमान में या आरोहित या संवहन क्रिया की बात करें हैं तो उसके तापमान में जो परिवर्तन होता है वो सामान्य पतन दर के कारण नहीं होता है, बल्कि आयतन में परिवर्तन के कारण होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो वायु जब ऊपर उठती है तो बहुत तेजी से उस परत से निकल जाती है। तो अभी मतलब हमने एक एग्जांपल दिया, क्लासरूम में कोई उधर से आए और इधर से फटाक से निकल जाए, तो ना उसका तापमान क्लासरूम को प्रभावित करेगा ना क्लासरूम का तापमान उसको प्रभावित करेगा। क्लियर है? हाँ, वो जैसे वही जो तीव्रता है, जो ऊष्मा की तीव्रता है, तापमान क्या है? ऊष्मा की तीव्रता है। तीव्रता के लिए समय का होना आवश्यक है, उसमें ठहरना आवश्यक है, उसमें रुकना आवश्यक है। जबकि उठती हुई वायु क्या कर रही है? रुक नहीं रही है, उसका फैलाव हो रहा है। तो इसीलिए जब वायु का आरोहण होता है तो तापमान में कमी आती है, लेकिन जो इसका प्रक्रम होता है वो क्या होता है? रुद्धोष्म होता है। तो इसमें रुद्धोष्म ताप परिवर्तन अर्थात आयतन में वृद्धि के कारण फैलती है वायु ऊपर जाने के बाद, तो आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए ताप में कमी आती है। ये तो तापमान में ऑब्वियसली हमको पता चल गया कि कमी आ गई। अब यदि इसका प्रभाव हम सापेक्षिक आर्द्रता पे देखेंगे तो क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी। गुड। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी आरोहित वायु में सापेक्षिक आर्द्रता धरातल पे न्यूनतम होगी। समझ रहे हैं हम लोग? राइट। अब जैसे सपोज कीजिए कि सापेक्षिक आर्द्रता निरंतर बढ़ रही है, यहां जाकर के सापेक्षिक आर्द्रता इसकी बढ़ते बढ़ते 100% हो गई। संभावना है, राइट। जिस तापमान पे वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है उसको हम उषांक बिंदु कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये एक तापमान है और इसको हम संतृप्त वायु बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। अर्थात इसकी ढोने की क्षमता और अधिकतम ढोने की क्षमता और नमी की मात्रा दोनों बराबर हो गई। ये दोनों इस स्थिति में बराबर हो गई। इसी को हम आर्द्र वायु भी बोलते हैं। इससे पहले जो वायु 0 से लेकर के 99 तक है उसको हम शुष्क वायु बोलते हैं। यानी कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 0 से 99.99% तक होगी तब तक उसको हम शुष्क वायु बोलेंगे, और जब 100% जैसे ही हो जाएगी उसको हम आर्द्र वायु बोलते हैं। नहीं, यहां पे क्या है, जब ये लेके जा रही है सापेक्षिक आर्द्रता यहां पे कम होगी 100 से, लेट्स सपोज 60% है, तो यहां पे ढोने की क्षमता नमी की उपस्थित मात्रा से ज्यादा है ना, तभी तो 60% दिखा रहा है।
और जब तापमान में गिरावट आएगी तो नमी ग्रहण करने की क्षमता में क्या आ जाएगी, गिरावट आती जाएगी। और चूंकि एक बार वायु ऊपर उठ जाएगी तो इसमें नमी की आपूर्ति कहीं और से वायुमंडल में नहीं होगी, चूंकि नमी का स्रोत हमेशा क्या है, ओशन है, धरातल है, राइट। तो जब ये ऊपर उठ जाएगी तो वायुमंडल में कोई झील या तालाब तो है नहीं, तो इसमें नमी की मात्रा फिक्स रहेगी। परिवर्तन किस में आएगा, ग्रहण क्षमता में। चूंकि तापमान में परिवर्तन आएगा तो उसकी ग्रहण क्षमता में भी परिवर्तन आएगा, और जब ग्रहण क्षमता में परिवर्तन आएगा तो सापेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन आएगा। नहीं, उसमें 100, 102 भी होता है, 105 तक होता है। वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन आकर के, कई बार गति से भी हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही 100% हुआ उसको हम सापेक्ष संतृप्त वायु कहते हैं, और उसी को हम आर्द्र वायु कहते हैं। इसके बाद क्या होगा अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही फिर इसके ऊपर उठा, जैसे ही वायु उठी तापमान में और गिरावट आएगी तो इसकी ग्रहण क्षमता और घट जाएगी। तो ग्रहण क्षमता प्लस उपस्थित नमी की मात्रा में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। मान लिया कि इसकी ग्रहण क्षमता 100 ग्राम है और उपस्थित नमी की मात्रा 110 ग्राम हुई, तो वो 10 ग्राम को क्या करेगा, रिलीज करेगा, छोड़ देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, सपोज कीजिए संघनन आरंभ हुआ। संतृप्ति पे संघनन आरंभ नहीं होता है, ये ध्यान लीजिए, उसके बाद आरंभ होता है। संघनन के लिए संतृप्ति आवश्यक है, संतृप्ति के लिए संघनन आवश्यक नहीं है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अब मान लिया कि ये वायु यहीं से उठ रही है, इसी क्षेत्र से उठ कर यहां पे आके संघनन कर रही है, तो सेम समय में दूसरी वायु उठेगी, यहां पे आके संघनन करेगी, फिर तीसरी वायु उठेगी, फिर चौथी वायु उठेगी, और इस तरह से निगरण संघनन की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, और बादल का निर्माण हो जाएगा इस स्थान पे। और जब बादल का निर्माण हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें हम एज ए लेमैन देख रहे हैं कि जब ये धीरे धीरे इसका घनत्व बढ़ता जाएगा, तो जब इसका भार बढ़ जाएगा, जैसे बहुत छोटे कण होंगे तो वायुमंडल उसको होल्ड कर लेगा, वायुमंडल का भी तो अपना होल्डिंग कैपेसिटी है, तो उसको होल्ड कर लेगा, और धीरे धीरे जब घनत्व उसका बढ़ता जाएगा तो वो गिर जाएगा, उसी को हम वर्षण कहते हैं। यानी कि इसके बाद वर्षण होगी। यहां तक हम लोग क्लियर हैं? या कोई शब्द में अगर बात करनी हो तो कर सकते हैं। थैंक यू। अब अगर हम वापस आए, जैसे एक लाइन में वैश्विक वितरण समझ में आ जाएगा इसका, वर्षण का, वर्षा का वैश्विक वितरण, सिर्फ एक लाइन याद रखोगे, उसके बाद हम लोग जैसी बात करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। मैप पे देख करके तुरंत वर्षा का वितरण कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन फंडामेंटल है, 2 लाइन खत्म, 3 लाइन में वर्षा का वितरण वैश्विक स्तर पे खत्म। अब क्या है कि हम उल्टा आते हैं कि वर्षा होने के लिए बादल का निर्माण आवश्यक, बादल के निर्माण के लिए प्री कंडीशन क्या हो जाएगा, संघनन होना चाहिए, संघनन के लिए संतृप्ति आवश्यक, संतृप्ति के लिए सापेक्षिक आर्द्रता का बढ़ते हुए 100% पे जाना आवश्यक, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि आवश्यक। सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि के लिए तापमान में गिरावट आवश्यक, और तापमान में गिरावट के लिए वायु का आरोहण आवश्यक। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्षा वहीं होगी जहां पे वायु का आरोहण की संभावना है। लिख लीजिए इस लाइन को, वर्षा की संभावना वायु के आरोहण से सीधा संबंध रखती है। यानी कि ये लाइन फंडामेंटल हो गया कि जब भी हम वर्षा की संभावना देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वायु के आरोहण की संभावना है कि नहीं।
वर्षा नहीं होगी। गुड। निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में वर्षा होगी। वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो सबसे अधिकतम वर्षा विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र क्या है? निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय क्षेत्र क्या है? निम्न वायुदाब पेटी। आप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में चले जाइए, पूरा का पूरा डेजर्ट। ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाइए, पूरा का पूरा डेजर्ट। ध्रुवीय क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हॉट डेजर्ट। तो जहां पे तापमान अधिक होगा वहां वाष्पीकरण की दर भी, तो नमी की मात्रा और घट जाएगी। वर्षा की मात्रा कम है, तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ गई, तो नमी की उपस्थिति बहुत घट गई, जल की उपस्थिति घट गई, तो डेजर्ट हो गया। उसी को मरुस्थल बोलते हैं, राइट। तो मरुस्थल होने के लिए केवल उच्च तापमान आवश्यक नहीं है, बल्कि मरुस्थल सबसे पहला होगा कि वर्षा की संभावना, और दूसरा है कि तापमान मरुस्थल की तीव्रता को बढ़ा देगा यदि अधिक है तो। कई बार देखोगे पूछ लेगा कि मध्य अक्षांश में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, तो लिखिए, जवाब लिखते जाइए, यहीं से आ जाइए, पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जब भी वायु का अवतलन होगा रुद्धोष्म उष्मन होगा, जब भी वायु का आरोहण होगा रुद्धोष्म शीतलन होगा, उष्मन की संभावना में सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी, शीतलन की स्थिति में सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, राइट। यानी कि शीतलन की स्थिति में या आरोहण की स्थिति में सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते हुए संतृप्ति की प्राप्ति कर सकता है, जो संघनन की बुनियाद रख सकता है, और संघनन जो है बादल का निर्माण करेगा और फिर वर्षा की संभावना बनाएगा। लेकिन जब भी वायु का अवतलन हो रहा है, चूंकि उष्मन होगा, हीटिंग होगी, तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, उसके तापमान में वृद्धि होगी, और वृद्धि के कारण सापेक्षिक आर्द्रता कितने भी हो, अगर वायु नीचे गिरना शुरू कर दिया जहां से, उसमें नमी की मात्रा कुछ भी हो, उसके असापेक्षिक आर्द्रता उस समय 100% हो, डजंट मैटर, हो सकता है विशिष्ट आर्द्रता भी बहुत हो, लेकिन जैसे ही गिरना शुरू किया उसका क्या हो जाएगा, उष्मन होगा, यानी कि तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी, संतृप्ति की संभावना को नकार देगा। क्लियर है? एग्जैक्टली, गिरना शुरू होता है। दो ही चीज हैं विश्व में, अब हम आएंगे उस पर, इसलिए हम उसको नहीं बताए कि दो ही चीजें हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी और एक वायुदाब पेटियां, और दूसरा वायुदाब पेटियों के बीच में। तो वायुदाब पेटियों के बीच में जो वर्षा का वितरण होता है उसका सीधा संबंध पवन से है, प्रचलित पवन से है। और पवन महाद्वीप पे मान लो कि इधर से आ रही है, तो महाद्वीप के तट पे उठेगी, जो सागर के, जिसको तटवर्ती पवन बोलते हैं, सुदूरवर्ती पवन। तो जो तटवर्ती पवन होती है तो वर्षा की संभावना, चूंकि वायु का आरोहण हो रहा है और समुद्र से आ रही है तो उसमें नमी की मात्रा भी होगी, तो वर्षा हो जाएगी। और इधर से जैसे जाएगी तो नीचे गिरेगी, अगर नमी होगी तो भी वर्षा नहीं देगा, चूंकि नीचे गिर रही है वायु। यहां तक क्लियर है हम लोग? इसमें सब चीज क्लियर है? चलिए कुछ स्टेटमेंट लिखिए। नहीं, वायु का आरोहण नहीं होने के कारण मरुस्थलीय बनता है, दोनों में दो अंतर है। ये सारा तुम कारण बता रहे हो, परिणाम मरुस्थल है। जबकि मरुस्थल एक बार बन जाने के बाद तापमान वहां पे ज्यादा होगा, निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होगा, वायु का आरोहण की संभावना होगी, लेकिन फिर भी वहां पे वायु के आरोहण की संभावना नहीं होती है, चूंकि उच्च दाब पेटी है वो। तो वायु के आरोहण की अनुपस्थिति में वर्षा की संभावना नगण्य। जब वर्षा की संभावना ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो मरुस्थलीय, तापमान ज्यादा रहेगा, ज्यादा होना चाहिए। राजस्थान में तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो डेजर्ट है। दोनों में दो चीज है, तापमान इसलिए ज्यादा है कि वो डेजर्ट है, समझ रहे हैं? डेजर्ट क्यों बना? इसलिए कि वहां वर्षा नहीं होती है, समझ रहे हैं? वर्षा नहीं होती इसलिए कि आरोहण की संभावना नहीं होती है।
जो एक होता है स्थानीय आरोहण और एक होता है क्षेत्रीय आरोहण। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम हीटर से उठा भी दिए वायु को, तो वायु में नमी ही नहीं, वर्षा कहाँ से होगी। लेकिन कोई समुद्र से होती हुई वायु यहाँ आके उठ जाए तो उसमें नमी की मात्रा भी और आरोहण भी हो रहा। तो केवल आरोहण नहीं है बल्कि नमी की मात्रा भी आवश्यक है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि वायु इसकी संभावना, वर्षा की संभावना आरोहण की स्थिति में होती है, अवतलन की स्थिति में नहीं होती है। बिल्कुल आती है, आरोहण नहीं हो पाता उस वायु का, अवतलन भी नहीं होता है। वायु अगर सीधी चली जाए, मान लो कि बहुत नमी है इसमें, हम पढ़ेंगे उसमें, वैसे भी हम लोग यूनिक हैं, हम बार बार बोल रहे हैं उसमें कि एकमात्र ऐसा विश्व का है जहां पे निम्न वायुदाब जो उत्पन्न कराता है वहीं वर्षा नहीं होती है। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। बेसिकली क्या है कि जो अरब सागर से वायु चलती है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर से टकराती है, वो सेम वायु वहां पे वर्षा भर देती है, यहाँ पे पूरे रास्ते से शुष्क रहता है, चूंकि वायु का आरोहण नहीं हो रहा। वो हम बाद में आएंगे, उस पर अभी आएंगे वर्षा के वितरण पे। अभी फिलहाल इस पे थोड़ा दिमाग खपाते, चूंकि ये एरिया जो है अक्सर प्रीलिम्स के लिए एक फेवरेट एरिया रहता है, एक दो क्वेश्चन के लिए। उशांक बिंदु से जोड़ देगा, कुछ संतृप्ति से जोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। तो देखते हैं हम लोग, तराई तराई मचाते हैं 3-4 स्टेटमेंट में। लिखिए पहला स्टेटमेंट, यदि उशांक बिंदु अधिक हो यदि उशांक बिंदु अधिक हो तो वर्षा की मात्रा अधिक होगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि विभिन्न अक्षांशों पर सापेक्षिक आर्द्रता समान हो तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर उशांक बिंदु में निरंतर कमी आती है। थर्ड स्टेटमेंट, शुष्क वायु में रुद्धोष्म पतन दर आर्द्र वायु से अधिक होता है। नेक्स्ट लाइन, संघनन की नाभिक या संघनन नाभिक की अधिक मात्रा में बादल की सघनता बढ़ जाती है।
4 हुए स्टेटमेंट। चलिए टॉर्चर कीजिए अपने आप को और बाद में मुझे चारों स्टेटमेंट को देखिए कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है और सकारण बताना है, ध्यान रखिएगा। उषांक बिंदु, उषांक बिंदु है क्या? जिस तापमान पर संतृप्ति की प्राप्ति होती है उस तापमान को हम वायु का जब उस समय तापमान नापा जाए तो उसको हम उसका उषांक बिंदु कहेंगे। सब लोग देख चुके, चारों में ट्राई मार चुके। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या है पहला कथन, पहले ये बताओ। नहीं है क्या, मुझे याद नहीं है ना। मेरी जान कथन बोलो ना पहले। हाँ, यदि उषांक बिंदु अधिक हो तो वर्षा की मात्रा अधिक होगी। कैसे कैसे ट्रू लग रहा है? गलत है। एक तापमान है वो, और इतने हल्के में आप नहीं ले सकते जितने हल्के में ले रहे हैं आप। हम्म। उसका कुछ भी संबंध वहां से नहीं है, सब संबंध धरातल से। उषांक बिंदु क्वांटिटेटिव है, प्योर। व्हाट इज क्वालिटेटिव अबाउट इट? तो बिंदु जब बात हुई तो क्वांटिटेटिव हुआ, क्वालिटेटिव हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया ना, मात्रात्मक हो गया, गुणात्मक नहीं हुआ। क्योंकि मात्रा को ही दर्शाता है, 25 डिग्री, 10 डिग्री, -5 डिग्री। इसको बोलते तेतरई। हाँ, इसका मतलब कोई लोग नहीं समझे हो। समझ गए?
ठीक है। हाँ, यदि उषांक बिंदु अधिक हो तो वर्षा की मात्रा अधिक होगी। आर्द्रता, नमी की मात्रा 100% ही होगी, मतलब क्या होगा? ओके, लेट्स से सपोज अगर हम दूसरे तरह से इसको पुट करते हैं कि यदि उषांक बिंदु अधिक हो तो इसका अर्थ है कि बादल की ऊंचाई कम है। हाँ, उसके ऊपर ही बनेगा। लेकिन अगर दो स्थिति को हम कंपेयर करें कि एक यहाँ पे उषांक बिंदु की प्राप्ति हो रही है, उसके बाद बादल का निर्माण हुआ, और एक यहाँ पे उषांक बिंदु की प्राप्ति हुई, इसके बाद बादल का निर्माण हुआ, तो दोनों स्थिति में बादल की ऊंचाई में परिवर्तन आया। दोनों स्थिति में उषांक बिंदु किस में ज्यादा होगा, ये वाले में या ये वाले में? नीचे वाले में। तो हम कह सकते हैं कि यदि उषांक बिंदु ज्यादा हो तो बादल का निर्माण जल्दी हो गया। क्लियर है कि नहीं है? ऊंचाई कम होगी, बादल की ऊंचाई कम हुई। जब जब जितनी कम ऊंचाई पे संतृप्ति की प्राप्ति होगी, उषांक बिंदु उतना ज्यादा होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। यानी कि जल्दी हो जाएगा तो तापमान वायुमंडल का उस समय वही, या वायु का तापमान कम रहे, ज्यादा रहेगा बनिस्बत अगर वो और ऊपर उठना पड़ा उसको। क्लियर है हम लोग? तो यदि जल्दी वायु का बादल का निर्माण हो गया तो इससे विशिष्ट आर्द्रता अधिक दिख रही है या सापेक्षिक आर्द्रता अधिक दिख रही है धरातल पे? हाँ, नहीं, अगर वो चीज तो ठीक है, लेकिन बात ये हो रही है कि उषांक बिंदु अधिक हो तो सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी। ट्रू और फॉल्स? धरातल पे सापेक्षिक आर्द्रता, हम कंपेयर कर रहे हैं दो सिचुएशन को, तो यदि उषांक बिंदु अधिक हो तो धरातलीय सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मुझे भी लग रहा है कथन क्या, सारी रामायण पढ़ के पूछ रहे हो सीता किसका बाप है। नहीं, अभी हम कहाँ बोले हैं ट्रू है फॉल्स है? अभी तो तुम लोगों को चाहते हैं हम कंक्लूजन पे आओ खुद से। बताने को तो 1 सेकंड की बात है, उसमें फिर मजा नहीं है। कोई जरूरी नहीं यूपीएससी यही सवाल पूछे। हो सकता है इस डिस्कशन के दौरान कुछ ऐसा हम लोग बात कर जाएं जो यूपीएससी पूछ ले। यही कथन पूछेगा ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। तो कथन क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट के डिफरेंट पहलू को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कथन से कोई मतलब नहीं है हमको, हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सापेक्षिक आर्द्रता धरातल पे समान हो, दो स्थिति की बात करें, सपोज कीजिए कि सापेक्षिक आर्द्रता विषुवतीय क्षेत्र में, सापेक्षिक आर्द्रता उपध्रुवीय क्षेत्र में, दोनों में सापेक्षिक आर्द्रता धरातल पे समान है, तो दोनों में उषांक बिंदु में अंतर होगा। ट्रू और फॉल्स? अंतर होगा। क्या स्थिति होगी? यदि यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता 80% है, इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे लेट्स से सपोज 60 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे भी 80% है, तो उषांक बिंदु संतृप्ति की प्राप्ति दोनों जगह लगभग सपोज कीजिए कि बराबर हाइट पे हो रही है। क्योंकि 80% को 100 बनना है, यहाँ भी 80 को 100 बनना है, राइट? तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो उषांक बिंदु में परिवर्तन होगा या उषांक बिंदु अलग अलग होगा या समान होगा? अलग अलग हो। क्यों? किसके टेम्परेचर की वजह से? टेम्परेचर नहीं, हम बात कर रहे हैं कि आरोहण यहाँ पे भी और आरोहण यहाँ पे आराम से हो या तेज धीरे से हो,
लेकिन अगर 80% है, सपोज कीजिए कि इसको 2 किलोमीटर ऊपर संतृप्ति की प्राप्ति होती है, तो इसको भी 2 किलोमीटर के ऊपर पे लगभग संतृप्ति की प्राप्ति होगी। यानी कि यदि धरातल पे सापेक्षिक आर्द्रता समान है तो वो वायुमंडल में समान, लगभग समान ऊंचाई के पास, हल्का फल्का अंतर हो सकता है, लगभग समान ऊंचाई के साथ जाकर के संतृप्ति की प्राप्ति करेगा। तुम लोग वही हो ना जो 3-4 दिवाली की मिठाई उठाई ज्यादा खा के आ गए हो और दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया कि एनर्जी जो है अग्रवाल की अशुद्धि को रिफाइन करने में लगा हुआ है। ओके नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि समान हो तो ऊंचाई की प्राप्ति समान होगी संतृप्ति के लिए। कैसे गलत है? ये मैं बता रहा हूं, ये मैं पूछ नहीं रहा हूं कि यदि दो स्थिति में सापेक्षिक आर्द्रता समान है तो संतृप्ति की ऊंचाई समान होगी। यानी कि 80% है ये, तो 80% के साथ जो रुद्धोष्म शीतलन की दर होगी वो लगभग इसकी भी समान होगी और इसकी भी समान होगी। तो दोनों संतृप्ति लगभग 2 किलोमीटर पे, मान लो 1 किलोमीटर पे लेता है तो दोनों 1 किलोमीटर पे लगभग लेगा। ये मैं बता रहा हूं, ये पूछ नहीं रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या इन दोनों स्थिति में उषांक बिंदु अलग होगी, और अलग होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों होगी? अलग क्यों नहीं होगा? एक व्याख्या आई, दूसरी व्याख्या किसी को लगता है अलग होगी। तुम्हें लग रहे थे ना ये अलग होगी। मैंने कुछ नहीं कहा है अभी। अब मेरा प्रश्न आया, मैं पूछ रहा हूं इसमें, तो अपना लॉजिक लगाओ। किसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है? यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। सुना है कि नहीं? ये बशीर बदर की बहुत अच्छी गजल है, ये सुना होगा। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। ये गजल की सच्ची किताब है, इसे छुप के पढ़ा करो। अब कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से रहा करो। अब आए इस पे, अब देखो समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं दो विशेष स्थिति की, विषुवतीय क्षेत्र की और उपध्रुवीय क्षेत्र की। दोनों में धरातलीय तापमान में अंतर होगा। धरातलीय तापमान मान लो कि यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र में लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, राइट। इट मे बी जस्ट लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, राइट। अब दोनों स्थिति में मैं ये बता रहा हूं कि यदि दोनों जगह पे सापेक्षिक आर्द्रता समान है, अब ये मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी संभावना है कि नहीं कि दोनों जगह सापेक्षिक आर्द्रता समान हो सकती है? नमी की मात्रा अलग अलग हो सकती है, ब्यूटीफुल। यानी कि यहाँ पे अगर सापेक्षिक आर्द्रता 80% है और यहाँ पे भी 80% है, जबकि दोनों के तापमान में अंतर ऑब्वियस है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता बराबर हो सकती है। उसके लिए नमी की मात्रा का अंतर होना आवश्यक है। यानी कि इसमें अगर मात्रा की बात करें तो ज्यादा है, नमी की मात्रा ज्यादा है, इसमें नमी की मात्रा, इसमें विशिष्ट आर्द्रता, इसमें विशिष्ट आर्द्रता कम है। अब तापमान इसका 25 डिग्री, इसका यानी कि जो वायु उठ रही है वो कितने तापमान से उठ रही है? यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितने डिग्री पे उठ रही है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों ने समान ऊंचाई प्राप्त करनी है संतृप्ति के लिए, तो 2 किलोमीटर पे इसके तापमान में मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, तो इसके भी तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। तो इसका तापमान वायु का
2 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद क्या होगा, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसका तापमान 2 किलोमीटर उठने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका औशांक बिंदु 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका औशांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। औशांक बिंदु ज्यादा है, यहां पे औशांक बिंदु ज्यादा है, यहां पे औशांक बिंदु कम है। और क्यों है? क्योंकि धरातल पे दोनों जगह का तापमान, यानी कि जो वायु जब आरोहण कर रही है उस समय में दोनों के तापमान में अंतर है, तो औशांक बिंदु में तापमान में अंतर आ जाएगा। औशांक बिंदु क्या है? तापमान ही तो है, वायु का तापमान है जब वो संतृप्ति की प्राप्ति कर रहा होता है, उस समय जो वायु का तापमान होता है उसको हम औशांक बिंदु कहते हैं। होपफुली क्लियर है? श्योर? अब आते हैं पहले वाले स्टेटमेंट पे फिर से। यदि विशिष्ट आर्द्रता अधिक हो तो औशांक बिंदु अधिक होगा, या यदि औशांक बिंदु अधिक हो तो विशिष्ट आर्द्रता अधिक होगी। हो गया कि नहीं? मेरी जान वही तो बोल रहा हूं, वहीं पे तो आ रहा है। जब विशिष्ट आर्द्रता अधिक होगी तो वर्षा की मात्रा अधिक होगी यदि विशिष्ट आर्द्रता अधिक हो गई। विशिष्ट आर्द्रता अधिक होगी यदि औशांक बिंदु अधिक हो गया, तो औशांक बिंदु अधिक हुआ तो वर्षा की मात्रा भी अधिक हो गई। पहुंचेगी नहीं तुम लोग वहां पे रीजन पे? श्योर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निरंतर कमी आती है जब हम विषुवत रेखा से, अगर सापेक्षिक आर्द्रता सही हो तो औशांक बिंदु पे निरंतर कमी आएगी। समझ रहे हैं हम लोग? थर्ड, अधिक होती है, कारण बताइए। रियली? ओके, यही पहले इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि आरोहण की तीव्रता शुष्क वायु में अधिक होगी या आर्द्र वायु में अधिक होगी? शुष्क वायु में वायु की मतलब वायु का जो उठने की दर होगी शुष्क में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी शुष्क में? दोनों मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बच्चों वाला सवाल है ये। फिर सापेक्षिक आर्द्रता हम कहाँ बोले? शुष्क वायु अगर कम है तो उसमें नमी की मात्रा कम है, सापेक्षिक आर्द्रता कोई बात नहीं है। शुष्क वायु में यानी कि शुष्कता ज्यादा है और एक में शुष्कता कम है, इसका मतलब है एक में नमी की मात्रा ज्यादा है, एक में कम है। तो अब बात आती है कि शुष्क वायु यानी कि लेट्स से सपोज 80% और 50% और 50%, कौन वायु तेजी से ऊपर उठेगी? 80% वाली? घोड़े है उसमें ऑब्वियसली हम लोग आर्द्रता की बात कर रहे हैं ना। तो शुष्क कौन सी हुई? 50 वाली ज्यादा शुष्क हुई ना, और ये नम हुई। हाँ, 80 वाला कम शुष्क हुआ। कौन तेजी से उठेगी? 50 वाली तेजी से उठेगी। तेजी से उठने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? तापमान तो दोनों का सेम मान लो। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो वो हल्की हुई ना। जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हुई वो हल्की होती है और हल्की चीजें जल्दी उठती हैं। तो आर्द्र वायु तेजी से उठेगी, शुष्क वायु। अब बताइए रुद्धोष्म ताप परिवर्तन किसमें ज्यादा होगा? टॉर्चर हो गए ठीक ठाक ना, लेकिन यही काम आएगा, यकीन मानो। सीधा सीधा पढ़ लेने के बाद टॉर्चर फील नहीं होगा, लेकिन काम भी ज्यादा नहीं आएगा। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं, उस प्रश्न को देखो, क्या था स्टेटमेंट, प्लीज फिर से बोलना। अच्छा, शुष्क वायु में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन आर्द्र वायु की अपेक्षा अधिक होगा। ट्रू और फॉल्स? ओके, मैं बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
व्याख्या कीजिए। तो संघनन से पहले की हम बात करते हैं किसमें? हाँ, जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहेगी वो कैसे ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा? उसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, और कम हो जाएगी। अब तो जहां पे कैसे किसी प्रश्न को सोचना चाहिए वो सीखो। मतलब बहुत कम टीचर इतना टॉर्चर करेगा तुम लोगों को, सीरियसली मैं बता रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि इस सवाल को सोचो कैसे। कोई भी स्टेटमेंट को जरूरी नहीं कि हम लोग पढ़े हों और वही आए एग्जाम में, ये तो श्योर हो ना, बच्चे तो हो नहीं। हम मैं उस तह तक ले जाना चाह रहा हूं कि जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि इफ यू गिव ए पर्सन अ फिश यू हैव फेड हिम फॉर अ डे, इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू हैव फेड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, किसी को एक मछली दे दीजिए तो आपने एक वक्त का उसको खाना खिलाया, किसको मछली पकड़ने के लिए सिखा दीजिए तो उसको उस पूरी जिंदगी आपने सिखा दिया। अब बात कर रहे हैं कि प्रश्न फिर से पढ़ो, स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, अपने अपने में पढ़ो जोर से, तो मतलब मन मन में ही पढ़ो, 2 बार पढ़ो तुम। हाँ एग्जैक्टली, सोच वही सी डायरेक्शन में जानी चाहिए ना कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का मतलब क्या है? आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन का मतलब है फैलाव की दर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि तुम ये पढ़े हो, बेसिक्स जानते हो कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होता है। अब ये देखना है कि किसमें फैलाव की दर ज्यादा होगी। तो जब फैलाव की दर की बात कर रहे हैं हम, तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन उतना तेजी से परिवर्तन होगा जितना ज्यादा फैलेगा। अब ये है कि मान लो कि ये एक कॉलम यहां से वायु से उठ रही है, तो इसके बाहर की वायु तो उठ नहीं रही है, राइट? तो जितना ये ऊपर जाएगा तापमान उतना साइड का वायुमंडल का भी घटता जाएगा। तो वायुमंडल की वायु भी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी? अपेक्षाकृत भारी हो जाएगी। उसको हटाना, जो हटाएगा वही ज्यादा फैलेगा। तो जो आर्द्र वायु होगी वो हल्की होगी तो लंबवत दिशा में ज्यादा जाना चाहेगी, फैलना कम चाहेगी अपेक्षाकृत। जबकि शुष्क वायु क्या है? भारी होती है तो लंबवत दिशा में कम जाएगी, फैलना ज्यादा चाहेगी। और उसकी चूंकि शक्ति है, अगर घनत्व उसका ज्यादा है या भार ज्यादा है तो शक्ति है ज्यादा फैलने की। एक मोटा तगड़ा आदमी 2-3 आदमी को यूं यूं करके निकल सकता है, रास्ता बना सकता है। कभी भी रास्ता बनाते हो दुबले पतले आदमी को थोड़ी भेजोगे, जिसका भार ज्यादा होगा, चूंकि हटाने की बात है। तो सेम चीज यहां पे भी है कि चूंकि शुष्क वायु का भार अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसकी लंबवत दिशा में संचलन की अपेक्षा, और दोनों हम कंपेयर कर रहे हैं, फैलाव की स्थिति में ज्यादा होता है। तो चूंकि उसके फैलाव की दर ज्यादा होती है तो शीतलन की दर भी ज्यादा होती है। चूंकि कोई जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट पूछे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें अगर हम शुष्क वाले में करें, रुद्धोष्म में 2 तरह के हो गए। एक होता है, एक तो पहले उष्मन और शीतलन है, सॉरी उष्मान लिख दिए, और शीतलन है। शीतलन में 2 होता है, शुष्क, रुद्धोष्म, पतन दर, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और एक होता है आर्द्र। आर्द्र में क्या होता है कि इसका फिक्स होता है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और इसका होता है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, बदलता रहता है इसमें, उसका फिक्स होता है। आयतन में वृद्धि, यानी कि एज ए लेमैन अगर इसको देखें हम, तो फैलाव में वृद्धि। तो जो भारी होगी वो ज्यादा लेटरली फैलेगी, जो हल्की होगी लेटरली कम फैलेगी, एज सिंपल एज दैट।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? अच्छा, इसका अब ये 5 to 10 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन क्यों है, उसमें फिक्स क्यों है? एनी आइडिया? जब हम शुष्क की बात करते हैं तो इसमें 5 से 10 डिग्री सेल्सियस क्यों है? पतन दर। जब शुष्क वायु उठेगी तो उसमें जो पतन दर होगा तापमान का वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर हो सकता है। नमी की मात्रा, ब्यूटीफुल। नमी की बेसिकली सापेक्षिक आर्द्रता। तो यदि सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगा तो पतन दर कम हो जाएगा। तो चूंकि शुष्क वायु 0 से 99.9% है, विच इज एज गुड एज आर्द्र वायु। जब 99.9% है तो इसका मतलब है लगभग आर्द्र वायु के पास है, तो दोनों का पतन दर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि पतन दर परिवर्तित होगा, यहां से 5 डिग्री सेल्सियस होगा, इधर बढ़ता जाएगा और 10 डिग्री सेल्सियस, इवन मोर देन दैट हो सकता है। कई बार आ जाएगा कि अरेंज कीजिए, तो अगर सामान्य पतन दर, शुष्क रुद्धोष्म पतन दर, आर्द्र रुद्धोष्म पतन दर, तो सामान्य पतन दर बीच में आ जाएगा। आर्द्र सबसे कम, सामान्य 6.5 डिग्री सेल्सियस है बीच में, और शुष्क जो है सबसे ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे, नहीं होगा तो नेवर माइंड दैट। आर्द्रता में अंतर है, क्योंकि शुष्क वायु 0 से 99.9% तक सापेक्षिक आर्द्रता उसकी हो सकती है। तो चूंकि सापेक्षिक आर्द्रता में बहुत ज्यादा अंतर है, तो सापेक्षिक आर्द्रता जितनी ज्यादा होती गई, वायु का भार उतना कम होता गया, तो उसका लैटरल फैलाव जो होगा वो अपेक्षाकृत कम होता जाएगा। जब भार कम है तो लैटरल फैलाव उसका अपेक्षाकृत कम होता जाएगा। क्लियर है या फिर से बात करूं? नहीं, काम चलाओ नहीं करना। जहां पे मैं बात कर बार बार पूछ रहा हूं तो उसमें काम चलाओ नहीं, इसलिए कि ये नहीं मिलेगी चीजें बुक्स वगैरह में। जहां पे मिल जाएगी वहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं फास्ट निकल जाता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ है या हो गया तीनों? हाँ, संघनन नाभिक की अधिक मात्रा में बादल की सघनता बढ़ जाती है। पहले संघनन जो होते, संघनन नाभिक क्या है पता है? हाँ, कि वैसे जैसे वायुमंडल में हर तरह की अवस्था पाई जाती है, सबसे बड़ी अवस्था है गैस की, ठोस भी पाई जाती है। ठोस पदार्थों में वो पदार्थ जो जल के अवशोषण की शक्ति रखते हो, उसको हम संघनन नाभिक कहते हैं। ठीक है, संघनन नाभिक पे ही संघनित जल की बूंदों का जमाव होता है। अब संघनन जब होता है तो उसमें जो संघनन के बूंद बनते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि एक राइटर लिखता है, बहुत फेमस है, स्टॉलर, वो लिखता है कि आप जो हमारे बाल की जड़ है उसके 30 हिस्सा जो है छोटा होता है वो। अब सोच लीजिए कितनी छोटी छोटी संघनन की बूंदें बनती होंगी। तो वायुमंडल में क्या होता है? फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो अब अगर इंडिपेंडेंटली वो तैरता रहा तो घनत्व क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, राइट। अब उसमें क्या करता है कि जैसे नाभिक क्या करता है कि सारे को, जैसे नाभिक चल जाए या संघनित पदार्थ चल जाए, तो दोनों स्थिति में क्या होगा, उस पर जुड़, जैसे मिट्टी का, सपोज करो कि यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक जल की बूंदें पड़ी हुई, उसमें पत्थर ढेला फेंक दो। पत्थर फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो नाभिक का काम नहीं करेगा, लेकिन मिट्टी के गोले या बालू के गोले फेंक दो तो उस गोले पे क्या होगा? या तुम कभी देखोगे खुद ही बाल पे ढेर सारे पड़ जाते हैं, जबकि उसकी बूंदें दिख भी नहीं रही होंगी, हल्का सर्दी होगा बाल पे पूरा पूरा, तो चूंकि बाल क्या करता है, वो संघनन नाभिक का काम कर लेता है, तो खट से उससे खींच लेता है नमी की मात्रा को। तो वही वायुमंडल में भी होता है कि जो ठोस पदार्थ
जल का अवशोषण कर सकते हैं, उसको हम संघनन नाभिक कहते हैं। अब मान लीजिए कि दो स्थिति है कि संघनन की नाभिक की मात्रा अधिक है और एक है संघनन की नाभिक की मात्रा कम है। दोनों में बादल की सघनता किसमें ज्यादा होगी? एग्जैक्टली उल्टा होता है। हाँ, समझे? जैसे नहीं समझे? जैसे मान लो कि 5000 बूंद है और 500 नाभिक है और एक केस में 1000 नाभिक है, तो 5000 बूंद 500 नाभिक पे पड़ा तो प्रति नाभिक कितना हो गया? 10 बूंद। और अगर 1000 पे पड़ा तो प्रति नाभिक 5 बूंद। तो 5 बूंद जब होगा उसमें शोषण, अब जल शोषण हो रहा है, अब जल वाष्प नहीं है, तो जल का शोषण होगा तो भारी होता जाएगा नाभिक। तो जब नाभिक कम होगा तो सघनता ज्यादा होगी और जब नाभिक ज्यादा होगी तो सघनता कम होगी। अब सपोज कीजिए इस पे सीधा सीधा देखो, ये कुछ नहीं पूछेगा जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये कोई नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन इसी पे आधारित पूछ देगा कि यदि प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई तो वर्षा की संभावना घट जाएगी, कारण बताएं। एग्जैक्टली यही कारण है कि चूंकि संघनन नाभिक की प्रति इकाई मात्रा जैसे ही बढ़ी, वर्षा की मात्रा, संघनन जो बादल की सघनता होगी वो कम जाएगी, तो प्रति इकाई भार उसका कम जाएगा। तो जो बॉयंसी है एटमॉस्फेयर का, जो एटमॉस्फेयर का अपना उत्प्लावन शक्ति है, वो उसको नहीं पार कर पाएगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा। अब क्लियर है? तो कुछ भी पूछते, जैसे धूल कण अगर बढ़ गए या प्रदूषित मात्रा, स्मोक्स बढ़ गए, डस्ट बढ़ गए, कुछ भी बढ़ गए, तो संघनन की संभावना क्या, वर्षा की संघनन की नहीं, संघनन तो होगा ही होगा, वर्षा की संभावना कम हो जाएगी। और इसी गिरते हुए बादल को हम वर्षण कहते हैं। वर्षण का, जैसे बादल जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो किस प्रकार का रूप लेगा वो धरातल या धरातल के पास के वायुमंडल से निर्धारित होता है। ये उसका ऊपर वाले एटमॉस्फेयर से कुछ लेना देना नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में कभी स्नोफॉल नहीं होता है, बहुत कम हो जाएगा तो यहां भी स्नोफॉल हो जाएगा। तो जो वो बर्फ के टुकड़े की तरह गिरता है, तो यदि वायुमंडल से गुजरते हुए, एक चीज देखो कि जब वो आएगा तो उसको घर्षण बल भी पड़ेगा, वायुमंडल का घर्षण बल भी पड़ेगा, और घर्षण बल के कारण तापमान में वृद्धि होगी, राइट। तो वो जब चलता है वहां से, तो जल की बूंदे, अगर तुम कभी बारिश को आसमान में देखे हो होते हुए, तुम लोग किए क्या हो यार जीवन में, मतलब यूं करके आंख पे लेकर के बारिश को देखो आसमान में, तो कुछ दूर तक बूंदें दिखाई देंगी, उसके बाद नहीं दिखाई देती। एक विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग सी बात है, लेकिन वाकई नहीं दिखाई देगा ऊपर के, चूंकि वो फाहे की तरह आता है रुई के। तो जब वो वापस आ रहा होता है तो वो वायुमंडल के घर्षण के कारण भी तापमान में वृद्धि होती है। यदि धरातल का तापमान माइनस में है तो उस बर्फबारी की संभावना, हिमपात की संभावना बढ़ जाती है। यदि धरातल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या उससे ऊपर है, तो हमेशा जल की बूंदों के रूप में आएगा वो। यानी कि वर्षण के जो रूप हैं वो धरातलीय स्थिति से उसका निर्धारण होता है। जो वर्षण के रूप हैं मुख्य रूप से 3 है। एक होता है सिंपली वर्षा, दूसरा होता है हिमपात, तीसरा होता है ओले, ओला, ओला या ओले, ओला, ठीक है। रेनफॉल, स्नोफॉल और मिक्स्ड फॉल। तो वर्षा तभी होगी, वर्षा क्या है, जब बादल जल की बूंद के रूप में आता है तो उसको हम वर्षा बोलते हैं। हिमपात क्या है, जब बर्फ के फाहे के रूप में आता है, तो जैसे रुई का फाहा होता है ना, वैसे बर्फ के शक्ल में आता है तो उसको हिमपात बोलते हैं। इसमें क्या है, बूंद प्लस टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा,
ठोस बर्फ, ये दोनों को हम ओला बोलते हैं। जल की बूंदों का निर्माण पृष्ठ तनाव के कारण होता है, वो एक अलग सा वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो गोले के रूप में अपने लेती है जल की बूंदें। लेकिन जो जल की बूंदों के का मतलब बादल का जल की रूप बूंदों में परिवर्तन होता है, इसका सीधा सीधा धरातलीय स्थिति से है। तापमान यदि मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको हम वो हमेशा जल की बूंदों में आएगा। यदि ये लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो, इसको लगभग हिमपात की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और ये 0 डिग्री सेल्सियस धरातल का तापमान नहीं है, बल्कि धरातल के 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर तक वायुमंडल का भी तापमान है। कि अगर 400 मीटर, 500 मीटर तक हो सकता है धरातल पे, इसलिए 0 से 4 का गैप है कि धरातल पे तापमान अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि 500 मीटर पे तापमान डेफिनेटली कम होगा। धरातल पे 3 डिग्री है तो हो सकता है कि 500 मीटर पे तापमान फ्रोजन हो, तो वहां से 500 मीटर तक जब फ्रोजन आएगा तो उसके नीचे तक भी वो हिमपात के रूप में आएगा। हालांकि उसके फाहे हो सकता है स्ट्रांग नहीं हो, आते ही पिघल जाएं, वो एक अलग सी बात है। कई जगह पे ऐसी बर्फबारी होती है कि आया पिघल गया, यहां तक हिट करेगा आपको हिमपात के रूप में, लेकिन फटाक से पिघल गया, तो समझ लो कि वहां पे तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है। कहां पे? हाँ, नहीं अभी हम ओले पे कहाँ आए हैं, अभी तो हम हिमपात और वर्षा की बात कर रहे हैं, राइट। हिम अगर हम ओले की बात करें तो ओला में क्या होता है कि कभी भी ओला याद होगा, ओला कभी भी पड़ेगा तो एक चीज कॉमन होगी कि हवा जो है बहुत बदतमीजी से चल रही होगी, बिल्कुल बिखरी हुई, कभी इधर से आ रही है, कभी उधर से आ रही है, वो तूफानी स्थिति होगी। नहीं, या बगैर शांत में भी ओले बन जाते हैं तुम्हारे यहाँ बनगांव महसी में? नहीं बनते होंगे, राइट। तो जब ओले की हम बात करते हैं तो वो वायुमंडलीय स्थिति होती है। कभी भी रिकॉल करोगे तो हवा बहुत तेज चल रही होगी, और वो भी तेज हवा के साथ धाराएं भी चल रही होंगी। तो वायु कभी इधर से आई उठ गई, कभी इधर से आई उठ गई, तो हमेशा इस तरह से वायु जो चलेगी, जो तड़िस झंझा वाली स्थिति होती है, उसमें एक छोटे से क्षेत्र में निम्न वायु दाब बनेगा और वायु बहुत तेजी से, कभी भी अगर देखोगे तो वो इस तरह से आएगी, ऐसे ऐसे करके आएगी इधर से, या एक ही साइड से हो सकता है, इस तरह से आएगी। तो ये जो ऊपर उठती हुई वायु है, वो बादल की बूंदें जो आ रही है उसको क्या करती है, फिर से टॉस अप कर देती है। और जैसे वायु आई, जैसे बादल के बूंद, बादल का टुकड़ा आ रहा है, इसको क्या किया, वायुमंडल के 200-300 मीटर पे इसको फिर से टॉस अप कर दिया, तो ये फिर ऊपर गया। तो ये ऊपर जाते हुए उधर की वायु से कोटिंग होगी, जो बर्फ के टुकड़े आ रहे हैं, तो फिर साइज बड़ा बना, फिर आया, फिर इसने टॉस अप कर दिया, फिर टॉस अप कर दिया। तो जितनी तेज हवा चल रही होगी, बर्फ के टुकड़े उतने बड़े होंगे, और बीच बीच में कहीं ना कहीं बूंदें भी आएंगी। तो ओले पड़ने की स्थिति सीधा सीधा संबंध वायु की गति से है और वायु की दिशा से है। तो यदि वायु धारा का निर्माण होता है तो वहां पे ओले पड़ने की संभावना अधिक होती है, जो तड़ित झंझा के साथ सीधा संबंध रखता है। उसी को हम थंडरस्टॉर्म्स बोलते हैं। हाँ, ये है कि उसके बाद तापमान और कम हो जाएगा। जब भी ओले पड़ते हैं तो तापमान घट जाता है, उसका कारण है कि बर्फ के टुकड़े आते हैं आपके पास, तो वो कोटिंग पर कोटिंग एंड अगेन कोटिंग करते हुए फिर वापस आएगा, फिर कोट करते हुए, जब तक कि इस बॉयंसी को ओवरकम ना कर जाए, वो नीचे नहीं गई। या तो वायु रुक जाए तो 1 सेकंड के लिए तो गिर जाएगा, 2 सेकंड के लिए, कई बार देखोगे तेज हवा चली, फिर 2 सेकंड के लिए रुक गई, फिर तेज हवा चली, फिर 5 सेकंड के लिए रुक गई। तो वैसी स्थिति में ओले की संभावना बहुत अधिक। अगर स्मूथ पवन चल रही है तो उसमें कभी ओले नहीं बनेंगे। अब समझा देना सबको। ये तो पुराने लोग बोलते होंगे बैठ के चौराहे पे, चौपाल पे। हाँ, तो सुने होगे, नहीं सुने, पढ़े तो नहीं होगे ना भाई, तुम भी सुने ही होगे किसी से।
कई बार तो बचपन में दबाने के लिए सब भूत का किस्सा बहुत सुनाते थे लोग, रात में नहीं जाना, ये करना, अभी भी लोग सुनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, गर्मी के समय में, बरसात के समय में, किसी समय में हो सकता है। और चूंकि उसका संबंध धरातल की तापमान से नहीं है, बल्कि उसका संबंध वायु के दिशा से है, यानी कि उस वायु उसको आने ही नहीं देता है इंडिविजुअली। अब क्या होगा, बादल को भार इतना जनरेट करना पड़ेगा, जैसे संघनन की नाभिक, अगर फिर संघनन की नाभिक इकट्ठा होने शुरू होते हैं। पहले संघनन की नाभिक अलग अलग बने, फिर वो तैरते रहे, फिर इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद बादल की एक परत बनी, फिर दूसरी हवा गई, फिर बनवाए, फिर वह, जैसे क्या होगा कि वायु जैसे यहाँ से उठना शुरू किया तो एक एक सेट गया, तो यहाँ पे मान लो 50 बूंदें छोड़ा, दूसरा गया फिर 50 छोड़ा, तीसरा गया फिर 50 छोड़ा, तो इस तरह से वहां पे जो संघनन की नाभिक ऊष्मा होती है वो फैलता रहेगा। ये जो कंडेंस्ड पार्टिकल है, जो संघनित पदार्थ है, वो टहलता रहेगा हवा में, फ्लोट करता रहेगा लेटरल दिशा में। अब मिला चिपक गया, मिला चिपक गया, तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे जब ये आएगा तो ये सघनता बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि ये फिर इतना वेट जनरेट कर ले कि ये फॉल कर जाए। इसी को हम वर्षण बोलते हैं। हालांकि इसकी टेक्निकल क्रियाएं और भी हैं जिसमें घुसने की ये इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेमैन में ऐसे ही समझें कि उसका भार बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद ये नीचे गिरता है, और गिरते हुए धरातल पे वो रूप लेता है जो धरातलीय स्थिति उसको देता है। और कम होगा। धरातल प्लस लोअर एटमॉस्फेयर, धरातल के पास का वायुमंडल जो है, हाँ बिल्कुल, माइनस में होगा तो बर्फ का टुकड़ा ही बनता है। सब्लिमेशन बोलते हैं ना उसको। तो संघनन के कंटेक्स्ट में हम दोनों को लेते हैं कि जलवाष्प जो है जल की बूंद में परिवर्तित हो जाए, और जलवाष्प जो है जल ठोस में परिवर्तित हो जाए। लेकिन पानी की एक विशेषता है कि ये -140 डिग्री सेल्सियस तक ये जल की बूंद में रहता है यदि दाब कम हो तो बहुत बड़ी विशेषता है उसकी, कि अगर दाब धरातल पे मतलब -5 डिग्री हो जाए तो वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वायुमंडल में -140 डिग्री सेल्सियस तक वो जल की बूंदों में ही रहता है, जिसको सुपर कूल्ड वाटर बोलते हैं। क्लाउड सीडिंग तो कंप्यूटर का टर्म है यार। और तो नहीं, इसमें हम ये आ सकते हैं, अभी हम क्लाउड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन क्या है। हाँ, आर्टिफिशियल रेन क्या है, तो वर्षा जब करवाएंगे तो क्लाउड सीडिंग उस कंटेक्स्ट में आता है। बेसिकली आर्टिफिशियल रेन है वो। अगर वर्षा नहीं होने देना है तो क्या करना चाहिए? नहीं, बादल छा गया है, वर्षा होने वाला है, बादल छा गया है, वर्षा होने वाली है। चाइना ने किया था ओलंपिक्स में, जब चाइना में हुआ था तो कैसे फेंक सकते हैं? हवा बहलाएगा मतलब, दोनों भी आ रही है देखो, मतलब बोलना नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी बोले, बोलना है बस। अभी आप मजाक अलग, कॉन्सेप्ट के बात में आए, यदि हम बादल के साथ ऐसा क्या करें कि उसमें वर्षा नहीं हो? बादल को बिखरा दीजिए, उसके घनत्व को कम कर दीजिए। घनत्व को कम करने के लिए क्या करेंगे? तापमान को बढ़ा दीजिए। तो यदि आप मिसाइल छोड़ दें जहां पे बादल बन रहा है, जस्ट दैट्स व्हाट चाइना डिड। चाइना ने वही किया था ओलंपिक में। वो क्या करता था, जहां पे बादल बनता तो मिसाइल छोड़ देता था, तो मिसाइल छोड़ा तो वहां पे तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर बारिश करवानी है तो तापमान घटा दीजिए।
कहाँ पे? वायुमंडल में बर्फ पिछवा? नहीं, धरातल के तापमान से नहीं हो रहा अब। हाँ, कहाँ? 10 मीटर पे? तुम तो बनारस को बदनाम कर दोगे यार।